कि इंडियन फोर्सेस, ना सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि इंडिया की एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों मिल के म्यूचुअल प्रैक्टिस या म्यूचुअल ट्रेनिंग कर रही हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल उन्होंने किया है। वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा। तो मुझे ये बताएं, बात तो वो ऑपरेशन की कर रहे हैं, हम कब कर रहे हैं? हमने कब कहा है कि बनाना मरसूस 2 होगा? क्या इंडिया के अंदर ये बात नहीं हो रही कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा? इंडिया के आर्मी चीफ कह चुके हैं, नरेंद्र मोदी साहब कह चुके हैं। कब पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा है कि हम मार्का हक या बनाना मरसूस 2 करेंगे? कभी भी नहीं कहा उन्होंने। तो वहां से मैडम ये जिंगोइज्म आ रहा है आपको। वैसे लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उसमें से निकल आए, आप लोग भी जरा बाहर आ जाए। कभी आप लोग अफगानिस्तान से पंगे कर रहे हैं, कभी आप लोग इधर भारत के साथ टकरे मार रहे हैं। और जो जिस बात के लिए भारत ने अटैक किया था सर, वो जो टेररिज्म के बार बार इल्जाम लगाते हैं, अगर उन ग्रुप्स को आप खत्म कर दें बजाय छुपाने के, तो शायद मसला हल हो जाएगा। ये वो चीजें हैं जो वेस्टर्न पावर्स के जो लीडर्स हैं उनको रात को नींद नहीं आ रही ये चीजें देखकर। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? भारत को सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट दोनों बना दिए। और ये मेक इन इंडिया ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये एक वॉर स्ट्रेटजी है। क्योंकि जब आप अपने सप्लाई चेन को खुद कंट्रोल करते हैं, आपके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगा सकता। आज रशिया 18-19 हजार सैंक्शन है उसके ऊपर, मोस्ट सैंक्शनड कंट्री। तो भी दबदबा देखिए उसका। क्यों? क्योंकि वो तेल में, एनर्जी में, फूड में, टेक्नोलॉजी में, हथियारों में, सब में वो सेल्फ रिलायंट है। सैंक्शन का भी इतना सा भी उसको असर नहीं पड़ रहा। नो बडी कैन थ्रेटन रशिया। वही चीज मोदी जी कर रहे हैं भारत के लिए। और मोदी ने ये लेसन बहुत अच्छी तरह से लर्न किया हुआ है, इसलिए आज दुनिया डरती है। अब इकोनॉमी हो गया, तो साथ में मोदी ने एक वॉर और शुरू कर दिया, वो है टेक्नोलॉजी का। क्योंकि इकोनॉमिक पावर तो ओल्ड स्कूल है, लेकिन मोदी को मालूम है कि रियल जो वेपन है वो है टेक्नोलॉजी। काम किस पे किया? यूपीआई पे। कहाँ पैसे लगाने हैं? तो मोदी साहब सर, अरे सर, आपने चाइना को रगड़ डाला, चाइना का बेड़ा गर्क कर दिया। चाइना बड़ा बिजनेसमैन बनता था, इधर इधर फलाने की जमीन पे ले लूंगा, फलाने की जमीन ले लूंगा, इस कंट्री को ले लूंगा, उस कंट्री को। आपने चाइना को घुटनों पे ला दिया। तो सर, इंडिया क्या चीज है? एक बार पैसा आप बात करके तो देखिए। आप लोगों को पैसा निकालना आता है, आप लोगों को पैसा कमाना नहीं आता है, लेकिन पैसा निकालना बहुत आता है। हर कंट्री से आपने पैसा निकाला है, सऊदी अरब से, गल्फ की कोई कंट्री नहीं छोड़ी। उसके बाद यहाँ तक कि इमरान खान तो अपने जमाने में चावल तक ले आए थे, जो वहां पर होते ही नहीं सऊदी अरब में। इसी तरीके से सर, चाइना से आपने इतना पैसा निकाला है। हर बार शी जिनपिंग को आप लोग मामू बनाते हैं कि जी आप पैसा दे दीजिए, अब सीपैक 2 जो सॉरी सीपीसी का 2 जो है वो शुरू कर देंगे। 1 किया नहीं है, 2 कर देंगे शुरू। उसके बाद सर इसी तरीके से आपने और हर जगह से आईएमएफ के पास 26 बार जा चुके हैं सर। 26 बार आईएमएफ वाले जो है, अब उन्होंने बाहर पाकिस्तान के जो है ना वो फोटो लगा दिया, कहा भाई इन लोगों को अंदर मत आने देना। सर, इतनी बार आपने उनसे पैसा लिया, इतनी बार वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया, जब वापस देने की बारी आती है तो आपके अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, कुछ और हो जाता है। उल्टा वो बेचारे और पैसा देते हैं कि ये तो और मुसीबत में हो गए। तो सर, हमें पैसा निकालना आता है, लेकिन असल बात ये है कि पैसा निकाल के दिखाएं आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, चाहे जो भी हो, मोदी जी हो, योगी जी हो, कोई हो। सर, मैं बता रही हूँ सर, मैं साफ बता रही हूँ आपको, ऑन कैमरा बता रही हूँ, इससे बेहतर बदला पाकिस्तान ले नहीं सकता। इसलिए कि ये लोग, इन लोगों के पास पैसा बहुत आ गया है, और सर इसीलिए ये उठ उठ के हमारे ऊपर अटैक करते रहते हैं। सर, इनको उस जगह पे हिट करें जहां इन्हें सबसे ज्यादा दर्द हो। सर, इनको इनका पैसा ले लें, इनसे कहे भाई 4-5 बिलियन इधर लगा दो। ये जितने नॉन स्टेट, देखिए पाकिस्तान में ना एक बचपन से, भाई साहब ये तो बचपने की बात है, बचपन से लेकर आप देख लें, ऐसी जनरेशन्स आपको मिलेंगी कि जो यानी अपने बचपन से ये देखती चली आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर डैम बनने की जब बात होती है तो बस बात ही होती है। हमने तो यहाँ तक देखा कि डैम के ऊपर पैसा इकट्ठा हुआ और वो पैसा लेकर भाग गए लोग। कालाबाग डैम हम हमेशा सुनते आए, पहले तो पता ही नहीं चलता था कि कालाबाग डैम, बड़ा अजीब सा नाम है कालाबाग, हालांकि वो तो एरिया का नाम था ना, कालाबाग डैम, कालाबाग डैम। फिर पता ही चला जी कालाबाग डैम तो बना के देखें आप। कालाबाग डैम बनेगा तो सिंध कह रहा है हम तो अलग हो जाएंगे। सिंध ने कहा हम तो देखें, हमारे आपने बर्बादी लगानी है, हम बना के तो देखें कालाबाग डैम। जी कालाबाग डैम जो है वो आज तक नहीं बना, क्योंकि उसके ऊपर जो है कोई आप जो है वो ही नहीं पैदा कर सके, अक्सरियत या अब जमा ही नहीं कर सके लोगों को। अच्छा, उसके बाद चले कालाबाग डैम नहीं बन सकता था तो कोई और डैम भी नहीं बन सकता था। तो इसके लिए लोगों से पैसा लिया गया। मुझे याद है ये अभी कुछ अर्सा पहले जस्टिस साकिब निसार जो थे, उन्होंने डैम के लिए कितना पैसा जमा किया।
लोगों ने फिर भी दिया। यहाँ तक हुआ कि लोगों की जो सरकारी महकमे होते हैं उनकी तनख्वाहें तक काट ली गई, लेकिन वो पैसा कहाँ है? वो जस्टिस साकिब ने साथ से पूछा, वो जहां पर वो है वहीं पर पैसा होना चाहिए। यानी जिन्होंने जमा किया उनसे पूछा जाए कि भाई कहाँ था। फिर वो पता चला जी वो जो है सैलाब के दिनों में इस पे लगा दिया, और ये आफत आई तो इसके पर लगा दिया। तो किसी ना किसी आफत पर जो, क्योंकि आफतें भी टूटी रहती हैं। इंडिया का डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन, आज 22-23 कंट्रीज में तो यूपीआई चलना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे ये स्विफ्ट को ये रिप्लेस करेगा या पैरेलल सिस्टम बन के आ जाएगा। आज हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो यूएसए, यूरोप, चाइना सबको कंबाइन कर दीजिए, उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस भारत के अंदर है। ये कोई डिजिटलाइज नहीं किया हमने बैंकिंग को, सिर्फ हमने रेवोल्यूशन खड़ा किया है दोस्तों। और आज अमेरिका बोल रहा है जो भारत ने 3 सालों में अचीव कर लिया सिर्फ जनधन अकाउंट खोलकर, जीरो बैलेंस अकाउंट, उसके कारण जो हमने 3 साल में कर लिया अमेरिका 49 ईयर्स में पूरा नहीं कर सकता। आज धीरू भाई अंबानी के बच्चे हों या रिक्शा वाला हो, वो सभी इसी सिस्टम को वो यूज करते हैं और ये स्प्रेड कर रहा है भारत से सिंगापुर में, यूएई में, फ्रांस में, रशिया में, सब जगह पर। मुझे लगता है एक दिन चाइना ने बोलना है सानू भी यूपीआई दे दो। ये हालत हो गई है। और भारत का जो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अमेरिका अपना डिजिटल स्ट्रक्चर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, हम कर पा रहे हैं। स्पेस है तो स्पेस में हमने धूम मचाई हुई है। बड़ी बड़ी सीईओज है दुनिया के, बड़ी कंपनीज के, भारतीयों ने धूम मचाई हुई है। पहले हमने कभी सुना नहीं था कि भारतीय कभी उधर सीईओ बन गया, उधर बन गया। आजकल क्यों बन रहे हैं? उसका रीजन है क्योंकि मोदी ने भारत को उस टेक्नोलॉजी रेस में लाकर खड़ा कर दिया जिसमें हम जीतते हुए आपको दिखाई देते हैं। अभी तो जोहो ने अनाउंस किया था कि मैं एंटर कर रहा हूं फील्ड में, रोने लग गए सारे बड़े बिग टेक कंपनीज। क्यों? क्योंकि हमने रिवायात के लिए होती है और आपकी गवर्नमेंट इन सब को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। तो पॉइंट ये है आरजू जी, पाकिस्तान इज द बंडल ऑफ मिस्टेक्स एंड डेलिबरेट कॉन्शियस मिस्टेक, एरोगेंट मिस्टेक्स। तो ये आपने किया है, तो ये अब आपके सामने उसके वो आ रहे हैं नतीजे, तो क्यों आप लोग परेशान हो रहे? कहते हैं ना कि होता है क्या आगे आगे देखिए, अब क्यों होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। खैर वो कोई नई बात तो इन्होंने, मैंने भी उनका कोई इंटरव्यू सुना नहीं है, लेकिन ये के बाद 1-2 टीवी चैनल पे गई थी, उन्होंने छोटे उनके क्लिप्स चलाए थे और हाँ मैंने गूगल करके उसके बाद उस इंटरव्यू को पढ़ा जरूर है। तो लेकिन बात सारी वही आ जाती है कि आप इस वक्त वो जैसे हमारे कहते हैं ना घड़े मुर्दे उखाड़ना, कि अब इतने सालों के बाद, इससे पहले ये कहाँ थे, क्या कर रहे थे? तो अब इस बात का क्या फायदा? मतलब दुनिया जानती है, अब तो सबको पता है ये सारी बातें। मुझे तो इससे बड़ी चिढ़ होती है कि अब इस बात का क्या फायदा? अरे जब भी हो उस बात का फायदा है, कोई बात का नहीं। अब ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में, ये कह रहे हैं। तो न्यूक्लियर वेपन तो हमेशा से अमेरिका के कंट्रोल में जब से बने, वरना अगर वो अमेरिका ना चाहता तो क्या पाकिस्तान बना सकता?